अगर आप अपने आप से नहीं पूछ रहे हैं तो देयर इज समथिंग रॉन्ग। अच्छा, एक सेंटेंस कई सारे लोग आपसे बोल रहे होंगे कि एक बार क्लास 10th अच्छे से पास कर लो, देन लाइफ विल बी सॉर्टेड। एक बार क्लास 10th अच्छे से पास कर लो, देन लाइफ विल बी, यस और नो? ये झूठ है। इसके बाद तुरंत एक सेंटेंस आना शुरू हो जाएगा कि एक बार क्लास 12th अच्छे से पास कर लो, फिर लाइफ विल बी। ये और बड़ा झूठ है। जैसे ही आप 12th पास करेंगे, एक नई लड़ाई शुरू हो जाएगी कि यार कॉलेज कौन सा जाना है, कहां करना है, कौन सा ग्रेजुएशन करना है, कौन सा कंपटीशन देना है। एंड वंस फिर आपसे लोग कहना शुरू कर देंगे कि एक बार अच्छे कॉलेज में पहुंच जाओ, आईआईटी में पहुंच जाओ, एम्स में पहुंच जाओ, एक बार आईएम्स में पहुंच जाओ, लाइफ विल बी सॉर्टेड। ये उससे भी बड़ा झूठ है। लाइफ कभी सॉर्टेड नहीं होती, उसे हमेशा सॉर्टेड बनाना पड़ता है, हमेशा सॉर्टेड बनाना पड़ता है। दूसरी बात, एक और सेंटेंस है जो लगातार आपसे कहा जा रहा होगा कि जो 4 साल का टाइम है, 9th 10th 11th एंड 12th, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम ऑफ योर लाइफ, मोस्ट क्रूशियल टाइम ऑफ योर लाइफ। इन दिस टाइम आइदर यू कैन मेक और ब्रेक योर लाइफ, यस और नो? ये पूरी तरह सच है। ये 4 साल बहुत इंपॉर्टेंट है। These 4 years are very important, जिसमें से ऑलमोस्ट 2 साल जा चुके हैं। Why these years are important? Why they are important? Because पिछले 10 साल 12-13 साल से you are continuously sitting, लगातार पढ़ाई कर रहे हैं। 3rd पास किया, 4th में आ गए, 4th पास किया, 5th में आ गए, 7th में आ गए, 8th में आ गए, कंटिन्यूसली पढ़ाई कर रहे हैं। बट दिस इज अ टाइम टू टेक अ डिसीजन। डिसीजन लेना पड़ेगा आपको। डिसीजन क्या लेना पड़ेगा कि लाइफ में करना क्या है इसके बाद। अभी जैसे आप 10th पास करेंगे, एक प्रेशर शुरू हो जाएगा, मैथ चूज करनी है कि बायो चूज करनी है, कॉमर्स लेना है कि ह्यूमैनिटीज लेनी है। दैट्स अ फर्स्ट स्टेप यू हैव टू डिसाइड। जस्ट आफ्टर क्लास 12, जैसे ही आप 12th में आओगे, फिर एक नया सवाल शुरू हो जाएगा, विच कॉम्पिटिशन यू आर गोइंग टू टेक, कैसे करियर को सेलेक्ट करना है, कहां पहुंचना है। एंड दीज ऑल प्रेशर्स गोइंग टू स्टार्ट, यस और नो? राइट? मेरे से बात करते हुए चलिए। मुझे बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि मैं किसी ओल्ड एज होम में बैठा हूं। मुझे बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि मैं ओल्ड एज होम में बैठा हूं या किसी हॉस्पिटल में बैठा हूं। मुझे लगना चाहिए कि मैं लिटिल फ्लावर स्कूल के अंदर बैठा हूं। कहना हियर यस? अब लगा थोड़ा सा, थोड़ी गर्मी आ गई बॉडी में। चलिए, सो आई वाज सेइंग कि कुछ डिसीजंस स्टार्ट लेने पड़ेंगे आपको। और डिसीजंस के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, डिसीजंस डिटरमाइन डेस्टिनी। जो डिसीजन आज आप लेंगे, ये तय करेगा कि आने वाले 20, 25, 30, 40 साल के बाद अपनी लाइफ में कहां खड़े होने वाले हैं। जो डिसीजन आपने लिया था वो सही था या नहीं था, और उस डिसीजन को आपने पूरे दिल से, पूरी आत्मा के साथ फुलफिल किया या नहीं किया, ये तय करेगा कि आप आने वाले टाइम में कहां खड़े होने वाले हैं। यही 4 साल का फॉर्मेटिव टाइम। तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ टाइम। सो अभी प्रिंसिपल सर एक बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि हमको बहुत सारी बातें नहीं पता होती हैं। बीइंग अ प्रिंसिपल हमको लगता है हमें पता है, और सिर्फ प्रिंसिपल सर के लिए सही नहीं है, एवरीबॉडी सिटिंग हियर उसके लिए सही है। मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं। आई ऑलवेज टेल माय स्टूडेंट्स सम स्टोरीज। मैं बड़ी-बड़ी बातें नहीं करता, कोई फिजिक्स नहीं, कोई केमिस्ट्री नहीं, कोई फिलॉसफी नहीं, कोई साइकोलॉजी नहीं, कोई वैदिक साइंसेस नहीं, कोई मैथमेटिक्स नहीं, छोटी-छोटी 2 4 5 जिंदगी की बातें और छोटी सी स्टोरी। आप सब लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा कि 1984 इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी वाज assassinated. Yes or no? Yes, sir. After her assassination, her son, Mr. Rajiv Gandhi, was made prime minister. उनको prime minister होना। According to Indian Constitution, you can make anybody prime minister. किसी को भी उठा करके prime minister बना सकते हैं, but there is a condition that within 6 months you have to win an election and come in either Lok Sabha or सबको पता है। तो राजीव गांधी साहब प्राइम मिनिस्टर बन गए। अब उनको एक चुनाव जीत करके लोकसभा में आना था। एक जगह है अमेठी, आप में से कुछ लोग शायद गए होंगे, कुछ लोग जानते हैं। तो वहीं पे वो राजीव गांधी साहब घूम घूम करके लोगों से वोट मांग रहे थे। एक दुकान पे पहुंचे जहां पर एक 75 ईयर ओल्ड दादी बैठी हुई पान बेच रही थी। ये ऑन रिकॉर्ड है, गूगल पे ढूंढेंगे तो कहानी मिल जाएगी आपको। तो राजीव गांधी साहब वहां पहुंचे और उसके पैर छुए। जैसा कि हमारे यहाँ ट्रेडिशन है कि जब भी कोई पैर छूता है तो हम आशीर्वाद देते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं। तो उस लेडी ने उनको ब्लेसिंग दी, आशीर्वाद दिया, बेटा खूब तरक्की करो, बहुत बड़े आदमी बन जाओ, बहुत बड़े आदमी बन जाओ, दरोगा बन जाओ।
अब इमेजिन अ सिचुएशन कि वो लेडी भारत के प्रधानमंत्री को आशीर्वाद दे रही है कि दरोगा। सोच के देखिए क्यों, गलती उस लेडी की नहीं है। वो लेडी ये नहीं जानती कि डीएम क्या होता है, वो लेडी ये नहीं जानती कि कमिश्नर क्या होता है, वो लेडी ये नहीं जानती कि एसपी क्या होता है, वो लेडी ये नहीं जानती कि यूएनओ क्या होता है, उसको ये नहीं पता कि प्राइम मिनिस्टर क्या है, उसको ये नहीं पता कि इसरो का साइंटिस्ट क्या होता है। उसको सिर्फ ये पता है कि जो संसार का सबसे बड़ा आदमी होता है वो, और हम सब भी कहीं ना कहीं उस दादी की तरह ही हैं। हम जितना देखते हैं उतने को सच मान लेते हैं। हम सब के चारों तरफ एक सर्किल बना होता है, उस सर्किल के बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं करते। जितना हम देखते हैं उतने को सच मान लेते हैं। और इसीलिए एक सॉन्ग आप सबने गाया होगा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। उसके जो राइटर है इकबाल साहब, उनकी एक लाइन है कि सितारों के आगे जहां और भी, अवेश की हम कहां और भी। जितना आप जानते हैं उसके बियॉन्ड बहुत सारा सच है। और जो आपके अंदर का जुनून है, जो आपके अंदर की इच्छाएं हैं, जिनको आप पूरा करना चाहते हैं, उसके बहुत सारे आसमान हैं। वो आपको निकल के ढूंढने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे। तो उस सर्किल के बाहर निकल के आप देख पाए, दैट इज व्हाई आई एम हियर। सो शुड आई कंटिन्यू? यस सर। थैंक यू, यही सुनना चाह रहा था। तो अगले 40 मिनट 50 मिनट तक मैं बात करूंगा, ज्यादा बात नहीं करूंगा। वैसे आई एम फेमस फॉर टेकिंग लॉन्ग सेशंस, 2.5 घंटा 3 घंटा 4 घंटा। आज मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, 40-50 मिनट बात करूंगा। Then I will give you an open house. You know what is open house? आपको जो मर्जी सवाल आए आप मुझसे पूछ सकते हैं। 20 मिनट का मैं समय दूंगा, अपने अपने सवाल अपने अपने मन में नोट करते हुए चलिए, ये मुझसे पूछना है। तो अगले 40 मिनट तक मैं बात करूंगा, उसके बाद 20 मिनट आप बात करेंगे। You can ask me anything about any career in the whole world, any college, any university in the whole world. All university से मेरा मतलब है कि वर्ल्ड की टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज हैं। ये नहीं कि मेरे घर के बगल में 2 कमरे में यूनिवर्सिटी चल रही है, उसके बारे में बताइए, राइट? एनी जो है, एनी करियर, एनी कॉलेज, एनी यूनिवर्सिटी जो वर्ल्ड क्लास चीजें हैं, यू कैन आस्क मी एनीथिंग अबाउट दैट, आई विल आंसर। इज दैट क्लियर? फेयर एनफ? इज इट अ बिग स्टेटमेंट? एनी कॉलेज, एनी कोर्स इन द होल वर्ल्ड यू कैन आस्क मी। ठीक, तो अपने अपने सवाल लेके बिल्कुल रेडी रहिएगा, हम लोग बात करेंगे। तो व्हेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट करियर, हम करियर के बारे में स्टार्ट करने जा रहे हैं। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, डेली 30-40-50 लोगों से मिलता हूं। इसमें कुछ बच्चे होते हैं आप जैसे, कुछ थोड़े बड़े होते हैं आपसे, थोड़े और बड़े होते हैं, कुछ 30-40-45 साल के लोग भी होते हैं जो आके पूछते हैं कि सर आई एम डूइंग दिस फॉर लास्ट 20 इयर्स, ये जॉब कर रहे हैं, अब मैं ये नहीं करना चाहता हूं, आई वांट टू लीव इट, आई वांट टू डू समथिंग एल्स। इसको एक नया टर्म आजकल दिया गया है, मिड लाइफ क्राइसिस। बहुत सारे लोग आते हैं मुझसे बात करने के लिए, उनसे बात करता हूं कि भाई अब आप करियर में क्या-क्या चेंजेस कर सकते हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट करियर, When we talk about job, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स आते हैं मेरे पास जो मुझसे कहते हैं कि सर ये बताइए कि ऐसा कोई कोर्स बता दीजिए कि बच्चे को जॉब मिल जाए। आपके पेरेंट्स भी घर में कुछ लोग कहते होंगे ये कर लो उसके बाद जॉब मिल जाएगी, राइट? ये कोर्स करने के बाद जॉब नहीं मिलेगी, ऐसे करके बहुत सारी बातें होती हैं। तो ये ऑलवेज से टू ऑल द पेरेंट्स एंड ऑल द स्टूडेंट्स, डोंट टॉक टू मी अबाउट जॉब, टॉक टू मी अबाउट करियर। तो फर्स्ट थिंग व्हिच कम्स टू माय माइंड, व्हाट इज करियर and what is job and what is the difference between these two? कोई difference है या मैं फालतू बोल रहा हूं? नहीं, there is a huge difference. I tell you a small story. एक बार क्या हुआ, सावन का महीना चल रहा था, सावन समझते हैं, इसमें खूब सारा पानी बरसता है। तो खूब सावन का महीना चल रहा था, खूब झमाझम बारिश हो रही थी, लॉट्स ऑफ रेन। और पिछले 7 दिनों से लगातार पानी बरस रहा था। सारे के सारे एनिमल्स जो हैं वो अपने अपने घरों में छुपे हुए थे, तो बाहर नहीं निकल। After 7th day, the rain stopped. एक रैबिट अपने बिल से बाहर निकला और उसने देखा कि भाई क्या जुगाड़ है खाने का। तो ढूंढते ढूंढते वो आया, तो उसको एक घास के मैदान में घास मिल गई, वो चुपचाप खाने लग गया। तब तक कहीं से घूमता हुआ एक फॉक्स आ गया। फॉक्स ने रैबिट को देखा। अब जो फीलिंग रैबिट के मन में घास को देख के आ रही थी, वही फीलिंग फॉक्स के मन में रैबिट को देख के आ रही थी। खाने का इंतजाम हो गया, राइट? जैसे रैबिट ने फॉक्स को देखा, इट स्टार्टेड रनिंग, उसने भागना शुरू कर दिया एंड फॉक्स स्टार्टेड फॉलोइंग। बहुत देर तक दौड़ने के बाद भी जो फॉक्स था वो रैबिट को पकड़ नहीं पाया। तो फॉक्स ने रैबिट से एक सवाल पूछा, भाई एक सवाल का जवाब दो। रैबिट भी समझदार था, बोला जवाब सारे देंगे, डिस्टेंस कम मत करना, जितना डिस्टेंस होता है डिस्टेंस मेंटेन रखो, जवाब हम सारे देंगे। उसने कहा सर ये बात आओ कि तुम्हारे पैर छोटे छोटे हैं, मेरे पैर बड़े बड़े हैं, 7 दिन से तुमने भी कुछ नहीं खाया है, 7 दिन से मैंने भी कुछ नहीं खाया है, फिर भी मैं तुमको पकड़ नहीं पा रहा हूं, इतना तेज भागना कहां से सीख लिया?
रैबिट ने जवाब दिया, इट इज नॉट अबाउट स्किल, ये स्किल नहीं है, इट इज अबाउट विल। मेरे और तुम्हारे थॉट प्रोसेस में अंतर है, मेरे और तुम्हारे एम में अंतर है, मेरे और तुम्हारे टारगेट में अंतर है। तुम भाग रहे हो एक वक्त के खाने के लिए और मैं भाग रहा हूं अपनी, तुम भाग रहे हो एक वक्त के खाने के लिए और मैं भाग रहा हूं अपनी, तुम मुझे पकड़ लो। सेम थिंग गोज विद जॉब एंड करियर। जब आप भागते हैं पेट के लिए, जब आप भागते हैं रोटी के लिए, जब भागते हैं 2 वक्त के खाने के लिए, तो उसको कहते हैं, और जब आप भागते हैं आत्मा के लिए, जब भागते हैं पूरी जिंदगी के लिए, जब भागते हैं सोल के लिए, जब भागते हैं पर्पस के लिए, उसको कहते हैं। डिफरेंस समझ में आ गया? तो मुझसे कोई जॉब के बारे में बात नहीं करेगा, विल टॉक अबाउट करियर, बिकॉज़ एट जस्ट दिस टाइम यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट योर करियर। अब करियर के बारे में आपको सोचना स्टार्ट। तो करियर को चूज करने के लिए, जैसा कि सर बता रहे थे, उसी बात को थोड़ा सा मैं कंटिन्यू कर लेता हूं। करियर को हम चूज करते कैसे? सबके घरों में हो रहा होगा, सोचिएगा, रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहला करियर हम चूज कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन। जैसा सर बता रहे हैं, सबके घर में हो रहा होगा। ऐसे कितने लोग हैं यहाँ पे जिनके घर में बड़े भाई बहन? अरे गुड। कितनी रिस्पेक्ट आपको घर में मिल रही होगी, आई कैन अंडरस्टैंड। एवरी टाइम देयर इज अ, मेरे घर में भी 4 बड़ी बहनें थी और कोइंसिडेंस से वो पढ़ने में बहुत अच्छी थी, तो आई वाज ऑलवेज बीइंग कंपेयर्ड, देखो दीदी को, कुछ सीख लो, केमिस्ट्री में इस बार यूनिवर्सिटी में टॉप कर दिया है, राइट? तो इट वाज ऑलवेज गोइंग ऑन देयर। तो हमेशा एक कंपैरिजन चल रहा होगा, अपने बड़े भाई को देखो कितना अच्छा कर रहा है, अपनी बड़ी बहन को देखो कितना अच्छा कर रही है। अच्छा, अगर आप लकी हैं, आप ही बड़े, तो देयर मस्ट बी सम कजिन, आजमगढ़ वाले फूफा जी का बेटा, राइट, घोसी वाली मौसा जी का बेटा, लखनऊ वाले चाचा जी, राइट। अच्छा, ये भी कोई नहीं हुआ तो पक्का कोई ना कोई बच्चा कॉलोनी में होगा, मोहल्ले में होगा। और अगर वो भी नहीं हुआ तो शर्मा जी के बेटे के साथ तो कंपैरिजन हो जाएगा, राइट। तो सबसे बड़ी बात ये है कि देयर इज ऑलवेज अ कंपैरिजन गोइंग ऑन, एंड दैट्स अ वेरी बैड वे ऑफ चूजिंग करियर्स। I can define the whole life in just 4 letters. मैं हमेशा बोलता हूँ कि I can define the whole life in just 4 लेटर में डिफाइन करते हैं। कैसे? The 4 letters are A, B, C and D. That's it. आपको लग रहा होगा पूरी की पूरी लाइफ 4 लेटर में डिफाइन करते हैं। A stands for a person. Why I'm saying a person? Because everybody sitting here is different. Everybody sitting here has a different kind of personality. Everybody sitting here has a different kind of mindset. Everybody sitting here has a different kind of aspirations. Everybody sitting here has a different kind of goals. Everybody sitting here has a different kind of weaknesses. Everybody sitting here has a different kind of value system. And everybody sitting here has a different kind of family background. Yes or no? Yes, sir. I'm saying everybody is different, a person. B stands for birth. D stands for death. Every life starts with birth and every life ends with death. Between this birth and death, there is a letter C. What does this C stand for? Career. C stands for career you build. C stands for choices you took. C stands for character you show to the whole world. And life is all about just 3 things: career, character, and choices. Yes or no? Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. Good. ये कौन आ गया भाई? Competing with my voice. Good. बढ़िया। मैंने पहले भी कहा था कि मुझे बिल्कुल ना लगे कि मैं ओल्ड एज होम में बैठा हूँ, मुझे बिल्कुल ना लगे कि मैं हॉस्पिटल में बैठा हूँ। I like this. अच्छा, बस। वापस। Career, character and choices. And पूरी दुनिया में जिस भी इंसान को आप जानते हैं, जिसके बारे में भी आप बात करते हैं, you talk only about 2 things, either character or career. If I ask you a very simple question, do you know Mr. Mahendra Singh Dhoni? Yes, sir. कौन है महेंद्र सिंह धोनी? क्रिकेटर। जैसे ही आपने मुझे बोला क्रिकेटर, इसका मतलब you are talking about career. If I ask you, do you know Mr. APJ Abdul Kalam? Yes, sir. कौन है भाई? Scientist who became president. Career and character. Is my point clear? And the both things are from character और करियर के बारे में एक बात आपको और बताऊं, बहुत मजेदार। जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद। किसका पंच लाइन है ये? LIC।
अच्छा, ये बड़ी मजेदार मैंने बात बोलती कि करियर जो है जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। देखिए, इफ यू आर डूइंग समथिंग गुड इट विल गो फॉर इयर्स, इफ यू आर डूइंग समथिंग ग्रेट इट विल गो फॉर जनरेशंस। देखो मूर्ति सामने लगी हुई है, बिकॉज ही हैज डन समथिंग ग्रेट, इसलिए हम उनके जाने के बाद भी क्या कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। तो जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। अभी मुझसे एक सर मिले कुछ टाइम पहले, उन्होंने मुझे बताया कि माय ग्रैंडफादर वाज फर्स्ट एमबीबीएस डॉक्टर ऑफ सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट। अब वो ग्रैंडफादर तो लाइव नहीं है, लेकिन उनके नाम के साथ ये फर्स्ट एमबीबीएस डॉक्टर ऑफ सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट आज भी चल रहा है ना। इसीलिए मैंने कहा जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। तो आगे चलते हैं। तो सबसे पहली बात ये होगी कि कंपैरिजन की बेसिस पे कोई करियर चूज नहीं करेगा। दूसरा एक गलती आप लोग करते हैं, दिस ट्रैप ऑफ चूजिंग करियर बाय कंपैरिजन इज डिसाइडेड बाय द सोसाइटी एंड द फैमिली। दूसरा एक ट्रैप है जो आप लोग खुद डिराइव करते हैं। बताओ, दूसरा ट्रैप जो है वो उसको कहते हैं हर्ड मेंटालिटी। हर्ड मेंटालिटी का मतलब होता है कि मेरे 4 फ्रेंड्स जो है वो नीट की तैयारी कर रहे हैं तो मैं भी करूंगा, मेरे 2 फ्रेंड जो है उन्होंने क्लैट की तैयारी स्टार्ट करी है तो फिर मैं भी करूंगा, मेरे 5 फ्रेंड जो है वो हॉकी खेलने जा रहे हैं तो मैं भी खेलने जाऊंगा। दिस इज कॉल्ड हर्ड मेंटालिटी। गोरखपुर में एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज। अभी 2-3 साल पहले मुझे इनवाइट किया था हम लोगों ने, आपसे कुछ बड़े बच्चे बीटेक 3rd ईयर 4th ईयर के वहां बैठे हुए थे। आई वाज टेकिंग अ सेशन लाइक दिस। तो आफ्टर द सेशन व्हेन आई स्टार्टेड द ओपन हाउस, एक स्टूडेंट मेरे पास आया, मुझसे बोला कि सर मेरा 4 सब्जेक्ट में बैकअप है। बैक समझते हैं, आपने एग्जाम दिया और आप पास नहीं हुए, नाउ यू हैव टू राइट द एग्जाम अगेन, दिस इज कॉल्ड बैक पेपर। 4 पेपर में बैक पेपर आ गया है, नाउ आई एम अनेबल टू राइट द कैंपस वाला जो प्लेसमेंट वाला एग्जाम हो रहा है, मुझे जल्दी से मना कर दिया गया। व्हाट शुड आई डू नाउ? एक टर्म होता है, इसको बोलते हैं सुटेबिलिटी। साइकोलॉजी में एक टर्म है सुटेबिलिटी। मतलब क्या कि जिस करियर में आप जाने की कोशिश कर रहे हैं उसके लिए आप सुटेबल हैं नहीं। तो मुझे 15 साल हो गए, 15 साल में 50-60 हजार बच्चों के साथ डिस्कशन करते करते अब मुझे 15-20 मिनट 25 मिनट बात करते करते समझ में आ जाता है। हालांकि उसके साइंटिफिक प्रूफ्स भी हैं, टेस्ट भी हैं, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती जनरली। तो बच्चे से मैंने 15 मिनट बात करी एंड आई रियलाइज्ड, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं सबके साथ, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। I realized कि this guy is not made for mathematics, इसको मैथ्स लेनी ही नहीं चाहिए। तो I asked a very simple question कि भाई ये बताओ मैथ्स क्यों ले लिए थे, पीसीएम काहे ले लिए थे? उसने मुझसे कहा कि सर पढ़ने में अच्छे थे, घर वालों का प्रेशर था कि सबसे अच्छे बच्चे क्या लेते हैं, तो हमने मैथ्स ले लिया। इस प्रेशर को मैंने भी झेला, राइट। फिर मैंने कहा कि अच्छा चलो मैथ्स ले ली तो ले ली, कोई बात नहीं, मैथ्स में n नंबर ऑफ करियर्स आर देयर, व्हाई हैव यू टेकन जो है कि इंजीनियरिंग करनी है। और सारे फ्रेंड जो मैथ्स वाले थे वो इंजीनियरिंग की कोचिंग कर रहे थे तो हमने जाना शुरू कर दिया। अच्छी बात है। फिर मैंने पूछा चलो इंजीनियरिंग की कोचिंग तो स्टार्ट कर दी, इस कॉलेज में कैसे आ गए? बोले सर हमारे जो जब एग्जाम दिया, एग्जाम देने के बाद काउंसलिंग में यही कॉलेज मिला, यहाँ एडमिशन ले लिया। मैंने कहा चलो यहाँ एडमिशन ले लिया ठीक है, व्हाई हैव यू चूजन मैकेनिकल इंजीनियरिंग? 2 फ्रेंड्स का और सिलेक्शन हुआ था, उन्होंने भी मैकेनिकल चूज करी थी तो हमने भी मैकेनिकल। This is a true incident which happened with me. अब मुझे बताओ सारे डिसीजन में कहीं बच्चे का डिसीजन है क्या? इसी को कहते हैं हर्ड मेंटालिटी। जो सब कर रहे थे हमने भी वही कर लिया, इससे करियर को चूज। तो फर्स्ट थिंग इज देयर कि आपको कंपैरिजन नहीं करना है, नंबर 2 आपको हर्ड मेंटालिटी में नहीं जाना है। ये 2 बातें तो नहीं करनी, तो फिर करना क्या है? व्हाट टू डू नाउ? सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि करना क्या है? सबसे पहले हम लोग को ढूंढना पड़ेगा अपना अपना एप्टीट्यूड। यू नो व्हाट इज एप्टीट्यूड? ये टर्म कभी सुना है एप्टीट्यूड? नहीं सुना, कोई बात नहीं, चलिए समझते हैं। एक टर्म होता है एप्टीट्यूड या एक टर्म होता है मल्टीपल इंटेलिजेंस। अलग अलग जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं सबके अंदर अलग अलग तरह के इंटेलिजेंस हैं। देयर आर 8 काइंड ऑफ इंटेलिजेंस। कितने? 8 मेजर फॉर्म में 8 काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस आर देयर। इसीलिए किसी ने अगर हनुमान चालीसा पढ़ी होगी तो उसमें बोलते हैं अष्ट सिद्धि, 8 काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस। और किसी भी इंसान के अंदर 8 इंटेलिजेंस नहीं होंगे, वो सिर्फ हनुमान जी के अंदर ही है। हम में से अंदर 1 या 2 इंटेलिजेंस होगा। वी नीड टू फाइंड आउट दैट इंटेलिजेंस, हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। 2 एग्जांपल देता हूं, मेरी बात आपको समझ में आ जाएगी। एग्जांपल से बात आप समझते हुए चलिए। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बोलेंगे सर ये जो बुके रखा हुआ है ये मैं बना सकता हूं, बहुत बढ़िया, इससे बेटर बना सकता हूं, उसमें येलो की जगह मैं रेड लगा दूंगा, रेड की जगह ब्लैक लगा दूंगा, ज्यादा अच्छा लगेगा। कुछ बच्चों को ये बात समझ में आती है, या सुनो, कुछ बच्चों को बिल्कुल समझ में नहीं आती।
उनसे पूछो कि इसको ठीक कर सकते हो, बना सकते हो? सर हम नहीं बना सकते, हमारे पास नहीं। यस और नो? यस सर। दिस इज कॉल्ड आर्टिस्टिक इंटेलिजेंस। जैसे मेरे पास नहीं है, जीरो है, मैं नहीं बना सकता, मेरे पास नहीं। ऐसे ही कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको अगर आप बोलिए कि मुझे यहाँ से 10-5 किलोमीटर घुमा के ले आओ रोड पे इधर उधर, और उनसे पूछो वापस उसी रास्ते पे चलो, तो उनको पूरा रास्ता याद हो जाता है। कुछ ऐसे बच्चे होंगे उनको 10 बार भी लेके जाओ लेकिन रास्ता याद नहीं होता ना, पक्का। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको मैथमेटिक्स बहुत इजीली समझ में आ जाती है, यानी क्या कर रहे हैं बोर्ड पे हमको समझ में आ रहा है, अब इसके बाद सर यही स्टेप करने वाले हैं, आपको समझ में आ जा रहा है। एक 8% 10% बच्चे ऐसे होते हैं कुछ भी कर लें, उनको मैथ समझ में आए। तो दीज आर ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ इंटेलिजेंसेस, सॉफ्टवेयर जो भगवान ने लोड करके भेजे हैं ऊपर से, जो मेरे पास नहीं है या मेरे पास है। तो मुझको ये देखना पड़ेगा व्हाट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर्स आर लोडेड इन माय हार्डवेयर। इतनी बात समझ में आ रही है, यहाँ पर क्या क्या चीजें लोडेड है, इतनी बात क्लियर हो गई। दिस इज कॉल्ड एप्टीट्यूड। तो एप्टीट्यूड का सिंपल सा एक मतलब होता है कॉमन लैंग्वेज में कि जिस भी प्रोफेशन में आप जाने की कोशिश कर रहे हैं, एनी प्रोफेशन यू आर ट्राइंग टू गो, वेदर यू आर फिट फॉर इट और नॉट, those qualities which are required for the profession, whether you are having those personalities or not, और आप उसको डेवलप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, दिस इज कॉल्ड एप्टीट्यूड। क्या बोलते हैं इसको? एप्टीट्यूड। इसीलिए पूरे वर्ल्ड में केवल दो तरह के एग्जाम्स होते हैं, एक नॉलेज बेस्ड टेस्ट होगा और एक एप्टीट्यूड बेस्ड टेस्ट होगा, बस तीसरा कोई एग्जाम नहीं होगा। जेई का जो पेपर है, जो नीट का पेपर है, दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ नॉलेज बेस्ड टेस्ट। जो बाकी एग्जाम्स हैं, आईपी मैट का एग्जाम है, क्लैट का एग्जाम है, दे आर परफेक्ट एग्जांपल्स ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट। तो आइदर इट्स एन नॉलेज बेस्ड टेस्ट और इट्स एन एप्टीट्यूड टेस्ट। और मजेदार बात ये है कि एप्टीट्यूड पूछते सारे लोग हैं, पढ़ाता कोई नहीं। किसी भी कॉलेज में 10th में 12th में ग्रेजुएशन में कोई सब्जेक्ट नहीं है कि देयर इज अ सब्जेक्ट कॉल्ड एप्टीट्यूड, बिकॉज़ दे आर गोइंग टू जज योर एप्टीट्यूड। एक एग्जांपल आपको और दूंगा। अभी मैं इंटेलिजेंस की बात कर रहा था, रास्ते याद करने की बात कर रहा था, एग्जांपल मैंने आपको दिया। ये जो रास्ते याद करने की क्वालिटी है, इसको बोलते हैं स्पेशल इंटेलिजेंस, SPATIAL, वो वाला स्पेशल नहीं, TIAL स्पेशल इंटेलिजेंस। आपने कभी नाम सुना है कि एग्जाम का CPSS? नहीं। ऐसा कोई बच्चा यहाँ पे है जो ये सोचता हो कि मुझे फ्यूचर में इंडियन एयरफोर्स में जा करके जो है पायलट बनना है? अच्छा, ये भी है। कई लोगों के दिमाग में आता होगा कि मुझे इंडियन एयरफोर्स में जाके पायलट बनना है, मुझे तेजस उड़ाना है, मुझे मिग उड़ाना है, मिराज उड़ाना है। ऐसी सिचुएशन में एक एग्जाम होता है जिसको बोलते हैं CPSS। मैं भी आपसे बोल रहा था कि करियर शुरू करने से पहले वी हैव टू डू सम रिसर्च। वो रिसर्च दो जगह पे होती है। पहली रिसर्च होती है आपके अंदर, जो मैं अभी आपको बता रहा हूं। दूसरी रिसर्च होती है बाहर की क्या क्या चीजें हमारे पास अवेलेबल है। तो CPSS का जो पेपर जो एग्जाम होता है, वो लाइफ में केवल आप एक बार दे सकते हैं। इफ यू आर नॉट सिलेक्टेड, दोबारा एग्जाम देना अलाउड नहीं, जस्ट वन टाइम इन योर लाइफ, राइट। वो एग्जाम सबसे ज्यादा अगर कोई चीज चेक करता है तो ये चेक करता है कि वेदर यू आर हैविंग स्पेशल इंटेलिजेंस और नॉट। ये स्पेशल इंटेलिजेंस आपके पास नहीं है, आपका CPSS कभी क्लियर नहीं होगा। जो इंसान रोड पे रास्ते नहीं याद कर पा रहा है, वो 10,000 फीट की हाइट पे जहां पे सब कुछ एक जैसा लग रहा होगा, वहां कैसे रास्तों को समझेगा? पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? राइट। तो आपके अंदर स्पेशल इंटेलिजेंस नहीं है और आप गए हैं एग्जाम देने CPSS का, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपने अपना टर्म वेस्ट कर दिया, आपने अपना टाइम वेस्ट कर दिया। कभी पूरी लाइफ में किसी फोटो को फ्रेम कराया है? If I say this is a photograph which need to be framed, आप इस फोटो को लेकर के फ्रेम करने वाले बंदे के पास गए, उसने क्या किया? इस फोटो के साइज का फ्रेम निकाला, इस फोटो के साइज का शीशा निकाला, इस फोटो के साइज का कार्डबोर्ड निकाला, फ्रेमिंग करके आपको दे दिया कि आपका कोड तैयार हो गया। यस और नो? As far as competitive examination are concerned, this process is bang opposite. ये प्रोसेस उल्टा है। यहां फ्रेम पहले से बना हुआ है, आपको अपने आप को छोटा करना है, बड़ा करना है, पतला करना है, मोटा करना है, फ्रेम में फिट कर लेना है। इफ यू आर फिटिंग इन द फ्रेम, यू आर गेट सिलेक्टेड। इफ यू आर नॉट फिटिंग इन द फ्रेम, यू विल नॉट गेट सिलेक्टेड। इफ यू आर स्मॉलर देन द फ्रेम, यू विल नॉट गेट सिलेक्टेड। इफ यू आर बिगर देन द फ्रेम, यू विल डेफिनेटली नॉट सिलेक्टेड। एक एग्जांपल देता हूं, आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। मान लीजिए प्रिंसिपल सर बैठे हुए हैं, सर बैठे हुए हैं, एक टीचर का अपॉइंटमेंट होना है यहां पे मैथ्स के लिए।
तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे, मैथ्स आती है कि नहीं, दूसरी बात इंग्लिश और हिंदी आती है कि नहीं, तीसरी बात इसका पेशेंस लेवल हाई है कि नहीं, बच्चों की बात समझ पाएगा कि नहीं, इसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है कि नहीं, समझा पाएगा कि नहीं, इसका मतलब फ्रेम पहले से सेट है। जो आदमी इस फ्रेम में सेट होगा वही सेलेक्ट होगा, जो फ्रेम में सेट नहीं होगा वो सेलेक्ट नहीं होगा। इसीलिए आपने देखा होगा बहुत सारे लोग आके आपको बताते हैं कि सर हमने आर्मी का इंटरव्यू 5 बार दिया है, 4 बार दिया है, रिटन हर बार क्लियर हो जाता है, इंटरव्यू नहीं क्लियर होता। हमने आईएएस का इंटरव्यू 3 बार दिया है, रिटन हर बार क्लियर हो जाता है, इंटरव्यू क्लियर, क्योंकि आप उस फ्रेम में फिट नहीं हो रहे। अब एक बंदा आके मुझसे बोलता है कि सर हिंदी तो मुझे नहीं आती, इंग्लिश भी मुझे नहीं आती, मैथ्स बहुत आती है, आई विल टीच इन तमिल। नमस्ते, हमारे स्कूल में आपके लिए जगह, क्योंकि हमारे बच्चे तमिल नहीं समझते। प्रॉब्लम समझ में आई? आप फ्रेम से कितने भी बड़े हो, आपको भारत रत्न मिला हुआ हो, लेकिन हमारे स्कूल में आपका स्वागत नहीं है, क्योंकि आप हमारे बच्चों को पढ़ा नहीं सकते। तो एवरी टाइम देयर इज अ फ्रेम मेड, उस फ्रेम में आपको फिट कर लेना है अपने आप को। और अगर आप का सिलेक्शन नहीं हो रहा है, आप फ्रेम में फिट नहीं हो रहे हैं, इट डज नॉट मीन यू आर बैड और यू आर लेसर, इट सिंपली मीन्स यू आर मेड फॉर सम अदर फ्रेम। आप किसी और फ्रेम के लिए बने हैं, आप गलत फ्रेम में अपने आप को फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या बताई मैंने आपको कि अपने अपने एप्टीट्यूड को, अपने अपने इंटेलिजेंस को धीरे धीरे करके ढूंढना स्टार्ट करना पड़ेगा, राइट? उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको अपने आप को टाइम देना पड़ेगा। आज से 10-12 साल पहले, 15 साल पहले जब मैं सेशन लेता था तो बच्चों से बोलता था कि आप सारे लोग अपने साथ केवल तब होते हैं जब सो रहे होते हैं, बाकी दिन भर इधर उधर काम में लगे रहते हैं। अब मैं बोलता हूं कि आप जब सो रहे होते हैं तो भी अपने साथ नहीं होते, रात को 2 बजे निकाल के रील देख रहे होते हैं, 3 बजे इंस्टाग्राम चल रहा होता है, सुबह 4 बजे रेडिट चल रहा होता है। अब तक 1-2 नए सॉफ्टवेयर आ गए होंगे जिनके बारे में मुझे पता भी नहीं होगा, तो आप लोग बैठ करके ये सब कर रहे होंगे। सबसे पहला काम ये सब कुछ बंद करके स्टार्ट डूइंग रिसर्च ऑन योरसेल्फ, अपने आप पे रिसर्च करना स्टार्ट कीजिए। इफ यू आर सिंसियर अबाउट योर करियर, कि आने वाले टाइम में जो मेरा करियर होने वाला है उसके लिए मैं सिंसियर हूं, तो वी हैव टू स्टार्ट ऑल डूइंग ऑल दीस थिंग्स। Yes or no? Yes, sir. So one thing I told you about aptitude. Second thing which comes into picture is your personality. बहुत सारे लोग, बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट, बहुत सारे काउंसलर्स कंफ्यूज होते हैं एप्टीट्यूड और पर्सनालिटी को लेकर। पर्सनालिटी क्या होती है, एक एग्जांपल देता हूं तो आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एवरीबडी ऑफ अस नोज मिस्टर सचिन तेंदुलकर। सचिन के नाम पे इतना स्लो, यस। एवरीबडी नोज मिस्टर सचिन तेंदुलकर, एवरीबडी नोज मिस्टर महेंद्र सिंह धोनी। व्हाई आई हैव टेकन दीज टू नेम्स? इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में अगर सबसे बड़े बड़े नाम लिए जाए तो मेरी नजर में सबसे पहले ये 2 नाम आते हैं, मिस्टर सचिन तेंदुलकर और मिस्टर महेंद्र सिंह धोनी। बोथ आर लेजेंडरी क्रिकेटर्स, बड़े क्रिकेटर्स हैं। दोनों लोगों ने बहुत काम किया क्रिकेट के लिए, लेकिन इससे एक बात प्रूफ होती है कि दोनों के अंदर एप्टीट्यूड है, कैलिस्थेनिक एप्टीट्यूड, मतलब क्रिकेट खेलने का एप्टीट्यूड, यानी कि एथलेटिक एप्टीट्यूड दोनों के अंदर है। बट एज फार एज पर्सनालिटी इज कंसर्न, कंपेयर दीज टू। सचिन इज अ वेरी जेंटलमैन काइंड ऑफ पर्सन, राइट? धोनी जेंटलमैन नहीं है, बहुत चालाक है। जहां उसको अग्रेसिव होना होगा वहां अग्रेसिव हो जाएगा, जहां पे गेम खेलना होगा वहां गेम खेल जाएगा, जब मौके पे उसको चीजें डिसाइड करनी होंगी वो डिसाइड कर लेगा। दैट इज व्हाई एज अ कैप्टन सचिन वाज अ कंप्लीट फेलियर। एज अ कैप्टन धोनी वाज मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन क्रिकेट, व्हाइल एज अ बैट्समैन सचिन तेंदुलकर वाज मच बेटर। तो क्रिकेटिंग एप्टीट्यूड सचिन का ज्यादा था, लेकिन पर्सनालिटी वाइज धोनी इज बेटर। डिफरेंस समझ में आ गया? तो अपनी अपनी पर्सनालिटी के अंदर आप झांक झांक के आपको जज करना पड़ेगा, कुछ चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। सबसे पहले क्या देखेंगे पर्सनालिटी में आप? वेदर यू आर एन एक्सट्रोवर्ट और यू आर एन इंट्रोवर्ट, यार यू आर एन एम्बिवर्ट। जैसे मैं हूं, मैं एक हाईली एक्सट्रोवर्ट आदमी हूं, अब तक आपको आइडिया लग गया होगा, राइट? तो मैं हाईली एक्सट्रोवर्ट पर्सन, दिस इज माई स्ट्रेंथ। एंड स्ट्रेंथ एंड वीकनेस आर द सेम फेसेस ऑफ, टू फेसेस ऑफ सेम कॉइन। When I was given interview of IIM लखनऊ, तो वो बंदा जो मेरे सामने बैठा हुआ था उसने मुझसे पूछा कि व्हाट इज योर स्ट्रेंथ। आप किसी बड़े इंटरव्यू में जाओगे तो पूछेगा आपसे। आई सेड अ वेरी शार्प एंड स्ट्रॉन्ग मेमोरी इज माई स्ट्रेंथ, बिगेस्ट स्ट्रेंथ। फिर उसने उससे अगला सवाल पूछा व्हाट इज योर बिगेस्ट वीकनेस। मैंने कहा अ वेरी शार्प एंड स्ट्रॉन्ग मेमोरी इज माई बिगेस्ट वीकनेस। वो शॉक्ड हो गया मेरी तरफ देख के ऐसे करके, जैसे समय आप लोग मुझे देख रहे हैं अजीब तरीके से, राइट?
तो उसने मुझे हाउ कम स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इज द सेम थिंग, मैंने कहा सर दिस इज ऑलवेज द ट्रूथ, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इज द सेम थिंग। हाथी की स्ट्रेंथ क्या है? उसका वेट, धक्का मार के ट्रेन पर लट देगा, राइट? हाथी की वीकनेस क्या है? उसका वेट, ही कांट जंप। तो मैंने कहा मेरी स्ट्रेंथ है मेरी मेमोरी, बिकॉज एक बार पढ़ लूंगा अगले 20 साल तक मुझे याद रहेगा, दैट्स अ स्ट्रेंथ। मेरी वीकनेस है मेरी मेमोरी, बिकॉज आज आपने 4 गलत बातें बोल दी, अगले 20 साल तक मैं भूलूंगा नहीं। इज इट अ वीकनेस और नॉट? तो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इज ऑलवेज द सेम कॉइन के 2 फेसेस हैं, इसलिए अपनी अपनी स्ट्रेंथ का और वीकनेसेस का आइडिया आपको लगना चाहिए, राइट? तो आई एम हाईली एक्सट्रोवर्ट पर्सन, दैट इज व्हाई आई हैव बिकम एन ओरेटर। ये मेरी स्ट्रेंथ है और यही मेरी वीकनेस है, बिकॉज 3 times आई वॉज गिवन ऑफर टू राइट अ बुक, इवन फ्रॉम टाटा मैग्रा हिल्स, इवन फ्रॉम पियर्सन पब्लिकेशन, आई कुड नॉट राइट, बिकॉज मुझसे एक जगह 6 घंटे बैठ के बुक लिखने का काम नहीं होता है, बिकॉज आई एम एन एक्सट्रोवर्ट। डिफरेंस समझ में आ रहा है?